बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं किसी और मौजू से अपनी बात शुरू भी करना चाहूँ तो शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि जिस तरफ भी जाओ एक ही बात हो रही है। ख़ास तौर पे नून लीग के दोस्त और नून लीग की महफ़िलों में एक अजीब खुशी और तमानियत का एहसास है, एक सरशारी का एहसास है वहाँ पे। न जाने उसकी वजह क्या है और उनकी इस खुशी का ताल्लुक़ वो जोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती जल फैज़ की गिरफ़्तारी से। मैं अभी तक क़तई तौर पे समझ नहीं पा रहा कि नून लीग को इस सारे किस्से में से क्या मिलने वाला है और उनकी खुशी की वजह क्या है। बाकायदा प्लान किया जा रहा है इस मामले पे खुल के खेलने का, फिर 2-4 घंटे के बाद आला सतही मीटिंग में ये तय किया जाता है कि नहीं, ये जुमला नहीं बोलना, ये जुमला बोलना है। फिर थोड़ी देर के बाद, एक पहर गुजरने के बाद ही ये तय किया जाता है कि अगले 2 दिन तक खामोशी इख्तियार करनी है, न 3 में न 13 में। और फिर ये ख़बरें भी जानबूझ के उड़वाई जा रही हैं कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये नवाज़ शरीफ साहब की फरमाइश पे किया जा रहा है। नाज़रीन, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ौज का बहरहाल एक अपना डिसिप्लिन है, बात करने का अपना एक अंदाज़ है और वो बहुत सारे मामलात में बहुत टाइट लिप्ड रहता है वो इदारा, और इसलिए इस मामले में भी आपको वही नज़र आ रहा है कि आधी बात जो जल फैज़ पे इल्ज़ाम आयद किए गए, आधी बात तो क्लियर है कि उनको टॉप सिटी के मामले में उन पर इल्ज़ामात थे संगीन नौइयत के, और दूसरा जो हिस्सा है वो बहरहाल गैर वाज़ेह है, मुबहम है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका उनसे जवाब तलब किया जाना है। तो इसमें लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक, अगर पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह से जल फैज़ को, गिरफ़्तारी को इमरान ख़ान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये बात मेरी आप लिख लें, ये पत्थर पे लकीर है। जो मर्ज़ी कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, किसी भी तरह पीटीआई को या नून लीग को, पीटीआई को या इमरान ख़ान को जल फैज़ की गिरफ़्तारी से कुछ नहीं होने वाला और नून लीग को इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ, एक नून लीग के बाज़ लीडरान ने यह तजवीज़ ज़रूर पेश की है कि इस गिरफ़्तारी के नतीजे में हमें जिस बात की कोशिश करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हम पीटीआई को मज़ीद कुछ अरसे के लिए डरा के रखें। मेरा ख्याल है कि ये जो मिनिमम फ़ायदा नून लीग तलाश करने की कोशिश कर रही है, शायद नून लीग इसमें भी नाकाम हो। और क्योंकि मामला जिस तरह आगे जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको पीटीआई को अब मज़ीद डरा धमका के रखा जा सकता है, अदालतों को दबाव में मज़ीद अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए रखा जा सकता है। मुझे नहीं ऐसा लगता। और बिल्कुल ये नून लीग की जो उम्मीदें हैं, ये इतना बड़ा खलारा जो डाला गया है उसमें वो सिर्फ अगर ये चीज़ तलाश करती है तो फिर बहुत ही अफसोस की बात है। फिर मामला वही आ जाता है कि फिर सुलह ही कर लें। मतलब फिर आपने सुना ही होगा कि एक शेख साहब जो है वो किसी बंदे के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि यार मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया यार। तो बंदा बहुत खुश होता है कि यार मोबाइल की चोरी की ताज़ियत के लिए मेरे पास आया है, अफसोस के लिए शेख साहब मेरे पास आए हैं। 2-3 दफ़ा वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। वो कहता है यार इतना तो मुझे अफसोस नहीं हुआ जितना तुम्हें मेरे मोबाइल के चोरी होने का अफसोस हो रहा है। तो जाते जाते शेख साहब कहते हैं अच्छा चलिए, आपका मोबाइल तो चोरी हो गया, उसका चार्जर मुझे मिल सकता है? तो यकीन करें कि नून लीग इस सारे किस्से में सिर्फ एक चार्जर की मतलाशी है। इससे ज़्यादा नून लीग को, मेरी बात लिख लें, कि कुछ भी नहीं मिलने वाला और पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा है कि फलां के दरमियान और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान वो राब्ते निकल आएंगे। ये एक केस होगा, केस चलेगा, उसमें बातें शवाहिद के साथ पेश की जाएंगी और मतलब कोर्ट मार्शल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसमें आप एकतरफा फ़ैसला सुना दें और वो भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात के ख़िलाफ़, या आप उसको लिंक जोड़ते चले जाएँ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन
कि जब ये मामला जो है ये मंजर आम पे आया है, उसके बाद सबसे पहले टीवी स्क्रीन की जीनत कौन बना? फैसल वावड़ा। क्या क्रेडिबल बंदा है, क्या क्रेडिबल बंदा है। यानी सबसे पहले आके फैसल वावड़ा साहब ने ये कौम को नवीद सुनाई थी इशारतन कि इस केस में जो है वो पीटीआई को इन्वॉल्व किया जाएगा और या खान साहब को इन्वॉल्व किया जाएगा। इशारों कनायों में उन्होंने बात की थी। वैसे वो खुल के भी बात कर देते तो उनको किसी ने क्या पूछना था, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। वो उन लोगों में से है जिनसे कुछ भी पूछने की किसी को जसारत नहीं होती। मतलब उनको अपनी, पंजाबी में कहते हैं लथी चढ़ी का भी एहसास नहीं होता। वो अपनी तरफ से पेशगोई करके तो फिर पेशगोई दुरुस्त होने का मज़ा लेते हैं। ये नहीं देखते कि मेरी 10 में से 8 पेशगोइयाँ गलत साबित हुई हैं, 1 या 2 तो हर बंदे की सही साबित हो जाती हैं। शेख रशीद साहब की आपसे ज़्यादा सही साबित होती थी। पता नहीं आपने ये क्यों सोच लिया है कि आपकी पेशगोइयाँ बहुत दुरुस्त साबित होती हैं। हजूर वाला, पेशगोइयाँ तो उनकी दुरुस्त साबित नहीं हो रही जो प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के। आप किस खुशगुमानी का शिकार है वावड़ा साहब? ज़रा होश के नाखून ले, तदब्बुर से बात किया करें। मतलब वो एक ये ढटाई है। मैं तो सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि आपकी ये ढटाई है जिससे आप काम लेने की कोशिश करते हैं और जिस पे आप बड़े चहचहाते फिरते हैं टीवी स्क्रीन्स पे आके, और आपको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि आप किसी न किसी अंदाज में मुल्क की मामलात में, बल्कि जो बहुत नाजुक मामलात में, उसमें आप इंतहाई बेरहमी के साथ दखल अंदाजी के मुर्तकब होते हैं। बिल्कुल आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। वो मेरे जहन में एक बात आ जाती है, मतलब ढटाई के हवाले से आपकी जिस तरह बात करते हैं कि बच्चे जो है वो इशा की नमाज की तैयारी कर रहे होते हैं, वज़ू शज़ू कर रहे होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, तो बच्चों का जो दादा होता है वो अपने बेटे से कहता है और कुछ शर्म करो, देखो तुम बैठे यहाँ पे चर्च के सिगरेट पी रहे हो और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो देखो वो मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं। इंतहाई ढीठ बेटा जो होता है ना, वो अपने बाप से कहता है कि देख ले फिर अब्बा अपनी तरबियत का और मेरी तरबियत का असर। यानी शर्मिंदा नहीं होना। भाईजान, थोड़े से जब आप इस तरह के मामलात पे राय ज़नी करते हैं तो एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा सर, आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी शेयर, वो मैंने ये करनी थी कि आज भी और कल भी जो एक चीज़ जो खुल के सामने आई है वो ये कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो कोशिश करने के बावजूद, पता नहीं कोशिश भी करते हैं या नहीं, वो बुग़्ज़ इमरान उनसे छुपाए नहीं छुप रहा। अब ये कोई राज की बात नहीं रही कि चीफ जस्टिस साहब को जब भी मौका मिलता है वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की अपने तय पूरी कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल ये वाज़े तौर पे, अब मैं क्या, अदालत की कार्रवाई कवर करने वाले तमाम रिपोर्टर्स और क़ानून की थोड़ी बहुत भी शुद्ध-बुद्ध रखने वाले तमाम लोग ये इस हकीकत से अब बिल्कुल वाकिफ़ हो चुके हैं। इमरान खान चीफ जस्टिस साहब के हवास पर बिल्कुल ऐसे सवार हो चुके हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब कोई भी जो केस है वो सुनते हों, चाहे उसका दूर दूर तक इमरान खान से कोई ताल्लुक़ ना हो, फिर भी इमरान खान के लिए उनके दिल में जो बुग़्ज़ है वो छुपाया नहीं छुपता। उसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता रोज़ सामने आई जब वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिक़ केस की समाअत करते हुए चीफ साहब ने बिला ज़रूरत 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी और तासुब से भरे हुए रिमार्क्स दे दिए। चीफ साहब ने कहा कि एक मुल्क ने हमें एक बिल्डर की लूटी हुई दौलत वापस की और जब वो रकम पाकिस्तान में आई तो हमने कौमी ख़जाने में जमा कराने की बजाय वापस उसी बिल्डर को दे दी। अब इसके बाद कौन सा मुल्क पाकिस्तान को लूटी हुई दौलत वापस करेगा? ये चीफ साहब के रिमार्क्स हैं। अच्छा, अगरचे उनके रिमार्क्स में दिए गए हक़ाइक़ बिल्कुल गलत हैं, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आइंदा भी बात करते रहेंगे। इसके बावजूद ये रिमार्क्स जो हैं ये मातहत जो अदलिया है उसको चीफ जस्टिस का एक सीधा सीधा पैगाम था। 190 मिलियन पाउंड का फैसला वो इन बुनियादों पर चाहते हैं
चीफ साहब इन बुनियादों पे चाहते हैं, इसके बाद क्या बात रह गई? और ये वही चीफ जस्टिस साहब है जिन्होंने अपनी अदालत में साइफर केस के हाई कोर्ट से आए हुए फैसले पर बात करने से मना कर दिया था। आपको याद है ना कि खान साहब ने चीफ जस्टिस की अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए, पेशी के ज़रिए जब साइफर केस पर बात करना चाहिए थी तो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि इस केस पर बात ना करें, हो सकता है कि ये केस हमारी अदालत में आ जाए, और यूं उन्होंने इमरान खान को बात करने से रोक दिया था। लेकिन अब उन्होंने उस केस पर तकरीबन अपना फैसला सुना दिया है, उस केस पर अपना फैसला सुना दिया, अपनी राय दे दी है, अपना माइंड ओपन कर दिया है, अदालती ज़बान में कहा जाता है। जो केस जो है वो एक उनके मातहत अदलिया में ज़ेर समात है। तो चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स के बाद अब 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो खान साहब के हक़ में आने के इम्कानात बहुत महदूद हो गए, कम अज़ कम जो पहला मरहला होगा उसका। और इस हवाले से आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है उसको बुनियाद बनाकर जो किया गया है वो है कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है कि वही वाइल्ड लाइफ केस में जो दायर की गई दरख्वास्त में अलीमा खान ने इस केस में फ़रीक बनने की इस्तदा की है ताकि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को उन्हीं की अदालत में काउंटर किया जा सके। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस इस दरख्वास्त के साथ करते क्या है। ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर उसे मुस्तरद कर दें, ज़्यादा इम्कान इसी का ज़ाहिर किया जा रहा है। और दूसरी सूरत ये है कि चीफ जस्टिस इस दरख्वास्त को मंजूर कर लें और अदालत में अपने रिमार्क्स पे माफ़ी मांग लें और कहें कि अनजाने में ये रिमार्क्स देकर उनसे गलती सरजद हो गई है, और मातहत अदलिया के जज को भी हिदायत करें कि उनके रिमार्क्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए। यकीन करें कि अगर चीफ जस्टिस साहब ऐसी बात कर दें तो उनकी इज़्ज़त और जो गुमगुश्ता साख है उसमें इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा होने का इम्कान बहुत ही कम है, आटे में नमक के बराबर है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान के मुकाबले में मामले में हर जायज़ नाजायज़ बात को अपने ऊपर जायज़ करार दे रखा है। अब 190 मिलियन पाउंड केस का जो जिक्र कर रहे हैं उसमें आज जो डेवलपमेंट हुई है उसका भी जिक्र करते चलें कि खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की जो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, जबकि ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब के 343वें एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग में जो अप्रैल 2020 में मुनक्किद हुई थी, इस मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने की मंजूरी दी गई थी। अब खान साहब के वकला ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त की थी कि केस बंद करने का नैब एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब किया जाए, जिसे एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने मुस्तरद कर दिया था। अब हाई कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त में खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड भी फराहम करने की दरख्वास्त दे दी और इस्तदा की है कि एहतसाब अदालत का दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा है उसको भी कल अदम करार दिया जाए, क्योंकि नैब बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में पेश ना किया गया तो इस तरह PTI को अपने दिफा में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, सीधी सीधी बात है कि इस मामले में हरफ़ आखिर यही है कि अब खान को तवील अरसे तक जेल में रखना किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। खान ने अपनी साबित कदमी से पाकिस्तानी अदालतों में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब वो तोशाखाना 3 में रिमांड पर है और रिमांड के ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोज़ बाकी है, यानी एहतसाब अदालत अब तक खान साहब का 35 रोज़ का गालिबन रिमांड दे चुकी है और इसके अलावा 100 जो उसके बाद आ जाएगा 190 मिलियन पाउंड केस जो एहतसाब अदालत में चल रहा है, उस केस में उन्हें एहतसाब अदालत से सज़ा हो गई। तो अगर हो भी गई, जिसका हमने पहले जिक्र किया है, अगर हो भी गई तो उसको आला अदलिया में 2 हफ्तों से ज़्यादा बरकरार रखना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन होगा,
क्योंकि मेरी जितने भी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उन सब का मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहना है, जो इमरान खान के मुखालिफिन भी हैं, उनसे भी मेरी बात, उन सब का यही कहना है कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो केस जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा और उसका फ़ैसला जो है वो अल्टीमेटली खान के हक़ में आएगा। और इन हालात में इमरान खान को तवील अरसे तक जेल में रखने के लिए कोई फिर खुदा न खास्ता मावराए आइन इक़दाम उठाना पड़ेंगे, जिसके लिए कहा जाता है कि जी खान साहब को फ़ौज की तहवील में देना पड़ेगा और उन पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलाने पड़ेंगे। नाज़रीन, मेरी ज़ाती राय और इन्फॉर्मेशन दोनों ये है कि ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक ज़ेर गौर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये इदारों के लिए, मुल्क व कौम के लिए एक बहुत बुरी ख़बर साबित होगी और इससे आवाम और इदारों के दरमियान खलीज मज़ीद बढ़ेगी, जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, किसी के हक़ में नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक और मामले पे बात कर लेते हैं जो मुल्की मईशत की तबाही का बायस बन भी रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद बनेगी। हुकूमत ने फायर वॉल लगाने की आज फिर एक मरतबा तस्दीक कर दी है। पिछले कुछ अरसे से फायर वॉल को वक्तन फ़वक्तन चेक किया जा रहा था, सो कॉल्ड बताया जा रहा था, जिससे इंटरनेट की स्पीड पूरे मुल्क में डेड स्लो हो चुकी है और सोशल मीडिया जो वीडियोस चल रही थी वो भी नहीं चल रही, डाउनलोडिंग बंद हुई है, पैगाम रसानी कि व्हाट्सएप बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिन पैगामात की तरसील का जो अमल है वो घंटों तातुल का शिकार रहने लगा है। और उसका पहला नतीजा ये बरामद हुआ है कि इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग के ज़रिए रोज़गार हासिल करने वाले हज़ारों नहीं लाखों नौजवान, उनका रोज़गार ख़तरे में पड़ गया, बल्कि ख़त्म होने के करीब है। मतलब हज़ारों नौजवान जो कॉल सेंटर्स पर काम करके अपना अच्छा गुजर बसर कर रहे थे, उन सब को रोज़गार के लाले पड़ गए। दुनिया भर में फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी ऐप जो है वो फाइवर, उसने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं। वो कहा जा रहा है नहीं जी रोके नहीं है, ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली रोक दिए हैं। फाइवर की तरफ से जारी किए गए एलामिये में बाकायदा कहा गया है कि जी इंटरनेट सर्विस में तातुल की वजह से पाकिस्तान से बर वक्त काम मुकम्मल होकर आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में अपना फ्रीलांसिंग का जो ऑपरेशन है, काम है, वो बंद कर दिया। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में हज़ारों नौजवान फाइवर के ज़रिए घर बैठे मेहनत करके माहाना 500 से 3000 डॉलर तक कमा रहे हैं और ये नौजवान हुकूमत की अना की जो जंग है उसका ईंधन बनने पे मजबूर हो गए। सोचना चाहिए, ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचना चाहिए। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन बेरोज़गारों की बद्दुआएं अर्श फाड़ के ऊपर जाएंगी, ये ज़हन में रखना चाहिए। IT मिनिस्टर साहिबा जो है शिज़ा फातिमा, उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायर वॉल लगा रही है। हालांकि सब जानते हैं कि फ़ायर वॉल किस मकसद के लिए लगाई जा रही है। इसका मकसद सोशल मीडिया पे हुकूमत के मुखालिफिन की आवाज़ को कुचलना है, उनकी आवाज़ को दबाना है। तो साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ में इंटरनेट की स्पीड स्लो करने से पाकिस्तान को $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि कुछ माहिरीन जिनमें नून लीग के अपने सेनेटर अफनानुल्लाह भी शामिल हैं, उनके मुताबिक ये नुकसान $500 मिलियन तक का। और ख़्याल ये है कि हुकूमत ने बताया ये जा रहा था कि ये जो फायरवॉल सिस्टम है ये $420 मिलियन में ख़रीदा था, यानी चंद रोज़ में ही इस फायर वॉल ने अपनी कीमत से कहीं ज़्यादा पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचा दिया। एक तरफ हुकूमत के दावे हैं कि वो अगले चंद साल में IT एक्सपोर्ट को $80 अरब तक ले जाना चाहती है और अमली तौर पे हासिल ये है कि फायर वॉल इंस्टॉल करके कौमी ख़जाने को चंद रोज़ में $50 करोड़ का नुकसान पहुँचा दिया। तो ये हुकूमत नून लीग खुदा दा खौफ करो यार खुश, मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करना चाहता हूँ, सियासत और सियासी लड़ाइयाँ यही रहेंगी, लेकिन लोगों के रोज़गार से तो ना खेलें। मतलब हुकूमत जो है ये सियासी इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसकी लगाई हुई फायर वॉल ने मुल्की मईशत को जला के राख करने का काम शुरू कर दिया।
अच्छा नाज़रीन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर जिस पे बहुत कम तवज्जो दी गई है हमारे साथियों ने भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, वो है ये है कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह जो बाज़ दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त बात कर जाते हैं, उन्होंने कहा है कि आइन में ऐसी तरमीम की जानी चाहिए जिससे एक्सटेंशन का मामला हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाए। राना साहब ने ये बयान जो है ये कल नून लीग के होने वाले आला सतही इजलास के बाद दिया है, जिसमें उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात भी कुछ देर जारी रही। इसलिए उनके इस बयान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए और मेरी ज़ाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ के कायदीन को राना सनाउल्लाह के इस बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए और कहना चाहिए कि कौमी असम्बली और सेनेट में उनके तमाम अरकान इस तरमीम के लिए हाजिर हैं और हमेशा के लिए ये असूल तय कर देना चाहिए कि अब किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन नैब, चेयरमैन रेलवे, PTA के चेयरमैन, नादरा चेयरमैन, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ समेत कोई भी एक्सटेंशन का किसी भी सूरत में हकदार नहीं होगा। कोई भी शख्स चाहे जितना ही काबिल क्यों ना हो, हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, बहाना कितना ही मजबूत क्यों ना हो, किसी इदारे के लिए कोई बंदा नागुज़ीर नहीं होता। ये ऐलान कर दिया जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े। तो नून लीग की तरफ से एक अच्छी राय आई है। राना सनाउल्लाह ने डी के बाहर बेहतरीन पास दिया है। अब PTI को चाहिए कि वो गेंद को गोल में फेंक दें। तो PTI की थोड़ी सी अंदरूनी सियासत जिस पे मैं बात करने से हमेशा अवॉइड करता हूँ, उसका जिक्र भी हो जाए कि PTI पंजाब के सदर हमाद अज़हर और लाहौर की क़यादत ने इस्तीफ़े दे दिए। बज़ाहिर इन इस्तीफ़ों का मकसद जो है वो खान साहब को दबाव में लेना है, लेकिन सब जानते हैं कि खान साहब इन बातों से दबाव में नहीं आते। PTI किसका नाम है, किस बंदे का नाम है, हम सबको पता है और इस्तीफ़े आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमाद अज़हर साहब ने अच्छी कही है, वो ज़रूर उसको सुना जाना चाहिए। वो है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रही हैं। खान साहब और उनकी क़यादत अव्वल दर्जे की, दूसरे दर्जे की, उनके दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो PTI की अंदरूनी सियासत का बायस बन रहा है। ये मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं हमाद साहब की इस बात से इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनकी बात खान साहब तक नहीं पहुँच रही। हमाद साहब आपकी बात तो सबसे ज़्यादा मौसर अंदाज में खान साहब तक पहुँच रही है। तो बहरहाल, लेकिन ये बहुत अच्छी बात कही है कि उसके लिए जो उन्होंने तजवीज़ दी है वो भी बहुत अच्छी दी है। वो काबिल अमल तजवीज़ है कि उस राब्ते की बहाली या राब्ता कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप किया जाए। ये हमाद अज़हर साहब की बात काबिल गौर है और काबिल अमल है और इस पर ज़रूर अमल होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ अर्सा पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है और वो 3-4 दिन में, ग़ालिबन ये मैंने ईद से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था और कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। उस बात का ऐलान क्यों नहीं हो सका, ये बात जो है, ये जो कोशिश है, ये भी PTI की अंदरूनी सियासत की भीड़ चढ़ गई थी। वो बात ये थी कि खान साहब ने फ़ैसला किया था कि आइंदा के बाद मेरे और मेरी लीडरशिप के दरमियान जो भी राब्ता होगा वो गैर सियासी होगा और उन्होंने एक नाम अनाउंस करना था। वो एक नाम क्यों नहीं अनाउंस हुआ, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि ये भी PTI की अंदरूनी सियासत का शाखसाना है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि अपनी लीडरशिप या अपने कारकुनान से जिस तरह का भी वो राब्ता रखना चाहते हैं, पैगाम रसानी करना चाहते हैं, वो पैगाम रसानी सिर्फ एक बंदे के ज़रिए होनी चाहिए और वो एक बंदा मुकम्मल तौर पे गैर सियासी होना चाहिए। बेशक उसको आप एक महीने बाद बदलते रहें, जैसा हमाद अज़हर ने तजवीज़ पेश की है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है कि जो राब्ते का ज़रिया है वो गैर सियासी हो। जो भी सियासी राब्ता है उसके फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, उसमें ज़ेर ज़बर की तब्दीली से बात शुरू होके तब्दीली का अमल कहीं से कहीं चला जाता है, पैगाम बाहर आते आते। तो मेरा ख्याल है कि
लेकिन बहरहाल एक बात नाज़रीन ज़हन में रखें कि तहरीक इंसाफ के लिए ये बहरहाल एक नाजुक दौर तो है, और वो अभी कुछ अर्सा पहले देख चुके हैं कि उनके इत्तेहाद की वजह से, PTI के इत्तेहाद की वजह से कैसे कैसे मोज़े सरज़द हुए हैं। मुखालफीन ने बदतरीन क्रैकडाउन फस्तायत और मुखालफत के बावजूद जिसका मुज़ाहरा मुखालफीन ने किया था, PTI ने 8 फरवरी के इलेक्शन में शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की थी, और उसकी वजह जो थी वो कारकुनान का इत्तेहाद था और इमरान खान की क़यादत पर उनका गैर मतसलसल एतक़ाद था। तहरीक इंसाफ की ताकत इमरान खान है, और ये सब को मेरा ख़्याल है समझ लेनी चाहिए अब बात। अच्छा नाज़रीन, आज जो अजीब बात देखने में आई है, मैं आखिर में उसका जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ, वो है ओन अली खोसा साहब की गिरफ़्तारी का। अब खोसा साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो एक बहुत ही दर्द दिल रखने वाले एंटरटेनर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और इंतहाई सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, इंतहाई सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, और कभी भी उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं किया, कभी भी। तो ओन अली खोसा को इस अंदाज में गिरफ़्तार करना और गिरफ़्तारी के दौरान भी दहशत फैलाना, बर्बरियत का मुज़ाहरा करना, और ओन अली खोसा का कसूर क्या है? ओन अली खोसा ने जिस वीडियो को बुनियाद बनाया गया है, वो तो हम पिछले 40 साल से PTV पे सुनते आए हैं। दिल दिल को बिल बिल कहना, बिल बिल पाकिस्तान, ये 50-50 का खाका था। पता नहीं हम क्यों इतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो इस जुर्म की पादाश में ओन अली खोसा को जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया है, मेरी समझ से बालातर है। मैं जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो एक इंतहाई शरीफ़ नफ्स, अपनी हदूद को जानने वाला, अपनी बात को कहने का सलीका रखने वाला नौजवान है, और बड़े ही लतीफ़ अंदाज में वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का फ़न जानता है। कभी भी उसने अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं किया, तो फिर उनको उनकी गिरफ़्तारी करके हदूद को क्यों फलांगा गया है? मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, मेरा ख़्याल है कि उनको थोड़ा हाथ नरम रखना चाहिए। बात ओन अली खोसा साहब तक नहीं आनी चाहिए। वो एक लाइट एंटरटेनर बंदा है, हल्के फुल्के अंदाज में, पुरमिज़ा अंदाज में बात करता है, खाके बनाता है, कभी भी किसी की दिल शिकनी का वो मुर्तकिब नहीं हुआ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात तारिक सहराई साहब के चंद अशार की शक्ल में। ऐसी फ़िज़ा के कहर में, ऐसी हवा के जहर में, ऐसी फ़िज़ा के कहर में, ऐसी हवा के जहर में, जिंदा है ऐसे शहर में, और कमाल क्या करें। और बहुत सी उलझने तौको रसन से बढ़ के हैं, और बहुत सी उलझने तौको रसन से बढ़ के हैं। ज़िक्रे जमाल क्या करे, फ़िक्रे विसाल क्या करे, क्या कहने। चुनते हैं दिल की किरचियाँ बिखरी हैं जो यहाँ वहाँ, चुनते हैं दिल की किरचियाँ बिखरी हैं जो यहाँ वहाँ, होना था एक दिन यही रंजो मलाल क्या करें, रंजो मलाल क्या करें। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।